चलिए, सो नाउ लेट अस गो फॉर आवर बायोकेमिस्ट्री। ओके, तो आज से हम लोग शुरू करेंगे बायोकेमिस्ट्री। तो हमारा डेट क्या है आज? आज है 5/10/20। ठीक है, सो दिस इज क्लास 1। ओके, बायोकेमिस्ट्री का पहला क्लास है हमारा। तो दिस इज योर बायोकेमिस्ट्री। तो आज हम लोग शुरू करेंगे आपका बायोकेमिस्ट्री। ओके, बायोकेमिस्ट्री या हम लोग उसको बायो मॉलिक्यूल्स भी कहेंगे। ठीक है, सो नाउ इन बायो मॉलिक्यूल्स बेसिकली हम लोग 4 तरह का कंपाउंड्स पढ़ते हैं। ठीक है, सो वी स्टडी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिपिड्स, आपका अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो सेकेंड टॉपिक विल रीड इज अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। थर्ड टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे ये है लिपिड्स। एंड फोर्थ टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, सो न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अब तो ये आपके अलग अलग कैटेगरीज हैं। एंड आपका जो इस चैप्टर में उन्होंने एंजाइम्स को भी इंक्लूड किया है, बट जनरली मैं एंजाइम्स को अलग ही पढ़ाता हूँ। सो एंजाइम्स, ठीक है, तो ये आपका टॉपिक्स है। तो बायोमोलिक्यूल्स के ये 5 टॉपिक्स हैं। Now these are the 5 different types of compounds in our क्या syllabus। तो आपका कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड, प्रोटीन, फिर आपका लिपिड्स, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, नाउ अब जो आपका पहला टॉपिक एनसीईआरटी में दिया है दैट इज योर एक्सट्रैक्शन। ओके, एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप दिया है, एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? तो इन स्टेप 1 तो स्टेप 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं? तो वी विल टेक ए सोर्स ऑफ बायोमोलिक्यूल। ठीक है, आपको जो भी सोर्स मिला है उसको ले लो। अगर आपको आलू मिला है आलू को ले लो। अगर आपको एक मटन का पीस मिला है मटन का पीस को ले लो। अगर आपको घी मिला है घी को ले लो। तो वट एवर एनी सोर्स ऑफ बायोमोलिक्यूल उसको लीजिए। तापर स्टेप नंबर 2, क्रश अंडर ओके मोर्टार एंड पेसल। पेसल, हाँ, तो मोटार पेसल मतलब जो हेमदस्ता होता है उसमें लेके उसको पूरा कुचल डालिए। क्रश अंडर मोटार एंड पेसल। तापरे स्टेप 3 जो है वो क्या है? डिजॉल्व। ट्राइक्लोरोएसिटिक हाँ, एसिड के ठीक साथ है डिसॉल्व करेंगे। सो डिजॉल्व इन CCl3COH, that is ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो ये क्या है? ये एक पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, सो दिस इज ए पोलर सॉल्वेंट। ओके, तो डिजॉल्व इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, उसको लिख लेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो उसको हम लोग लेंगे
एंड ये एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट मतलब ये इसमें डिसॉल्व्स, ओके, पोलर सॉल्यूट्स, पोलर सॉल्यूट्स, दैट इज वाटर सॉल्युबल सॉल्यूट्स। ठीक है, तो जो भी चीज वाटर सॉल्युबल है वो चीज यहाँ भी सॉल्युबल होगा। अंडरस्टैंड? तो ये आपका जो है प्रोसेस है, इसको हम लोग करेंगे। तो इससे आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है? तो सपोज वी विल मेक अ टेस्ट ट्यूब, ओके। तो सपोज हम लोग एक टेस्ट ट्यूब बनाएंगे। सपोज ये हमारा टेस्ट ट्यूब है एंड इसमें आपका दो सोल्यूशन बनता है, ओके। तो यू विल फाइंड वन, ओके, जो सेटल डाउन करता है एंड एक सोल्यूशन जो आपका ऊपर रहेगा, जो आपका ये फ्लोट करेगा। ठीक है, तो वन सोल्यूशन इज सॉल्युबल एंड वन सोल्यूशन इज नॉट सॉल्युबल। ठीक है, तो ये दो आपका है। तो इसको हम लोग नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज एसिड सॉल्युबल पार्ट। ठीक है, ये एसिड सॉल्युबल पार्ट है। इसका मतलब ये ऑब्वियसली क्या होंगे? पोलर होंगे, Polar. है कि नहीं? तो अगर ये एसिड Small and सॉल्युबल polar. है तो आई दे हैव टू बी पोलर, मतलब सॉल्युबल इन वाटर, पोलर होंगे, या उसको हम लोग हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। Philic. ओके, तो हाइड्रोफिलिक। तो इसके लिए पॉइंट नंबर 1, it should be small, and point number 2, it should be polar। तो एसिड सॉल्युबल कंपोनेंट में ये दोनों चीज आना चाहिए। ओके, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे कंपोनेंट? इसमें कंपोनेंट आ जाएगा आपका, ओके, Monosacs, oligosacs, मोनोसैकेराइड्स, amino acids, ऑलिगोसैकेराइड्स, ठीक है, उसके बाद एमिनो एसिड्स, small उसके peptides and बाद nucleic acids. उसी में आ जाएगा एमिनो एसिड्स में स्मॉल पेप्टाइड्स, ओके। उसके बाद थर्ड में आ जाएगा आपका Nucleic न्यूक्लियोसाइड्स acid. एंड न्यूक्लियोटाइड्स, ओके। सो न्यूक्लियोसाइड्स एंड Yes. न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये सारे कंपोनेंट आपके इस फ्रैक्शन में आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया? ये दोनों जो हैं ये कार्ब्स हैं, ओके। ये दोनों तो प्रोटीन, पेप्टाइड प्रोटीन वाला है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड है। तो अब इधर कौन आएगा? तो इधर कौन आएंगे? सो इसमें आ जाएगा कौन? एसिड इनसॉल्युबल पार्ट। फाइन, तो एसिड इनसॉल्युबल पार्ट इसमें आ जाएगा। सो जो कि क्या होंगे? नॉन पोलर होंगे, ओके, दे आर नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक होंगे। ठीक है, सो these are large compounds, okay, these are large compounds, and number 2, okay, or these are non-polar, comma, hydrophobic compounds। ठीक है, सो आइदर तो ये बड़े कंपाउंड्स हैं,
या ये नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं। तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन आ जाएंगे? पॉलीसैकेराइड, तो प्रोटीन, लिपिड, इसमें कार्बोहाइड्रेट का कौन आ जाएगा? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, हायर ऑलिगोसैकेराइड्स क्या पॉलीसैकेराइड्स, आएगा? हायर ऑलिगोसैकेराइड्स। ओके ओके, हायर ऑलिगोसैकेराइड्स आ जाएगा, पॉलीसैकेराइड्स आ जाएगा, उसके बाद प्रोटीन्स आ जाएगा, उसके बाद न्यूक्लिक लिपिड्स, एसिड्स आ जाएगा एंड लिपिड्स आ जाएंगे। लिपिड्स। समझ रहे हो? तो ये जो सारे कंपाउंड इसमें आ जाएंगे। तो नाउ तो लिपिड्स भी आ जाएंगे, बट लिपिड्स में एक चीज याद रखिए, दीज आर स्मॉल कंपाउंड्स। ओके, दीज आर स्मॉल कंपाउंड्स। ओके, माने मॉलिक्यूलर साइज का स्मॉल है, बट क्यों आता है इधर? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है। समझ रहे हो? तो आपका जो लिपिड्स है ये स्मॉल कंपाउंड्स, इसका मॉलिक्यूलर वेट छोटा होता है, बट ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसीलिए वो भी आपको कहाँ मिल जाएंगे? वो भी आपको मिल जाएंगे एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में। तो जनरली आपका एक क्वेश्चन आता है that why lipids are found in acid insoluble part irrespective of the fact that they are smaller micromolecules। तो इसीलिए उसमें आप क्या बोलेंगे? because they are hydrophobic, they are lipophilic, है कि नहीं? चलिए, तो एनी डाउट्स इन दिस तो पूछ लीजिए। ओके, तो अगर नहीं है तो आगे चलेंगे, बिकॉज आई विल नॉट वेट फॉर योर डाउट्स। आपसे आपको फास्ट होना है क्योंकि वी विल गो फास्टर नाउ, तो इसलिए आपको जितना जल्दी पूछना है पूछेंगे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ molecular weight, the biomolecules are divided into two categories. Okay, into two categories. Number one, micromolecules having molecular weight, okay, having molecular weight less than 10 kilodalton. So this is called kilodalton. तो याद रखेंगे 1 AMU is equal to 1 डाल्टन। ओके, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री वालों का कोई भी वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम अपना वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1 AMU is equal to 1 डाल्टन एंड KDA का मतलब होता है 1000 डाल्टन। समझ रहे हो? तो KDA का मतलब होता है 1000 डाल्टन। तो इसलिए माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होगा? जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10 किलो डाल्टन से कम होगा। बट एनसीईआरटी में शायद 800-900 दिया है। ओके, तो आई विल नॉट टेक एनी गारंटी ऑफ दैट, तो आप एनसीईआरटी से वो पढ़ सकते हैं। सो सेकेंड, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स किसको बोलेंगे? सर मॉलिक्यूलर वेट which are more than 10 बस kilodalton। ये लेस के जगह हम मोर कर देंगे और क्या। फाइन, तो इसीलिए अब हमारे पास दो ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास दो ग्रुप ऑफ कंपाउंड हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला ग्रुप जो है वो आपका आ जाएगा कंपाउंड्स, ये आएगा माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड ये आएंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है,
सो दिस, इसमें हम लोग लिखेंगे कैटेगरी, ओके। सो ये कैटेगरी है, ये है मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये है मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये आपका हेडिंग है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स जो है, तो ये आएंगे, एंड इसमें क्या आ जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं, monosaccharides and some smaller saccharides, okay, monosaccharides, some smaller oligosaccharides, ठीक है। इसमें आ जाएगा क्या, पॉलीसैकेराइड्स। तो लार्जर oligosaccharides, okay, larger oligosaccharides and polysaccharides, comma polysaccharides, okay, so larger oligosaccharides and polysaccharides, ठीक है। अब सेकंड है हमारा, सेकंड कैटेगरी है प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स में आपका इधर कौन आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे एमिनो एसिड्स एंड स्मॉलर, मोस्ट एमिनो एसिड्स, नॉट ऑल, ओके, मोस्ट एमिनो एसिड्स एंड स्मॉलर पेप्टाइड्स, ओके, मोस्ट एमिनो एसिड एंड स्मॉलर पेप्टाइड्स, कौन सा, लेस देन 10 kDa, ओके, 10 kDa से कम जो होंगे वो इधर आएंगे। इधर क्या आएगा, इधर सम एमिनो एसिड्स, जैसे लाइक ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन, ओके, उसी तरह से ओके, तुम्हारा ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, इस तरह से आपके बहुत सारे हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स हैं। तो सम एमिनो एसिड्स इधर आ जाएंगे एंड मोस्ट लार्जर पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है, एंड प्रोटीन्स। तो ये सब आ जाएंगे आपके व्हाट, वाटर इनसॉल्युबल पार्ट। तो माइक्रोमोलिक्यूल है एसिड सॉल्युबल, मैक्रोमोलिक्यूल है एसिड इनसॉल्युबल। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, एसिड सॉल्युबल एंड इधर लिखेंगे एसिड इनसॉल्युबल, ठीक है। तो ये आपका याद रखने के लिए हमने लिख लिया। थर्ड कैटेगरी है हमारा क्या, न्यूक्लिक एसिड्स, ओके, न्यूक्लिक एसिड्स, फाइन। तो इसमें आ जाएंगे आपके न्यूक्लियोटाइड्स एंड उसके पहले न्यूक्लियोसाइड्स, एंड इधर आ जाएगा न्यूक्लिक एसिड्स, ओके, न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए, फाइन। बट जो ये एक तो अजीब सा है, but lipids are classified as micromolecules, समझ रहे हो, ये तो बहुत लफड़ा है, इसलिए हम लोग को स्पेशल पॉइंट बनाना पड़ा, ओके। So lipids are classified as micromolecules due to
their molecular weight, है कि नहीं, as they are less than 10 kilodalton. Okay, but they are included in the acid insoluble fraction. Okay, this is because of the their hydrophobic Phobic nature. behavior. ठीक है, सो ये इसके कारण इनको हमने यहाँ रखा हुआ है, समझ में आया? तो ये उसका कंसेप्ट है। अब इसको भी हम लोग थोड़ा इधर लेंगे, यहाँ भी वही चीज लिख लेंगे। एक्चुअली वाई सम अमीनो एसिड्स, इसको दिस इज, इसको कॉपी कर देंगे, इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है, विल पेस्ट इट हियर, ठीक है। तो वाई दीज अमीनो एसिड्स आर नॉट प्लेस्ड इन एसिड इनसॉल्युबल, क्योंकि ये तो छोटे हैं, बिकॉज इनका हाइड्रोफोबिक बिहेवियर होता है। हो गया टॉपिक। सो दिस इज द टॉपिक। अब आपका एनसीईआरटी बुक में 2-4 टॉपिक दिया है, उसको आप खुद पढ़ेंगे, क्योंकि वो सब क्लास में पढ़ने लायक टॉपिक्स हैं नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया 8 चैप्टर ना, आपका जो चैप्टर नंबर 9, फाइन। सो आप यहाँ देखिए, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। ये जो पार्ट है हमारा एनसीईआरटी वाला, ओके, ये जो आपका एसिड सॉल्युबल एसिड इनसॉल्युबल पार्ट हमने डिस्कस कर दिया। ये जो टेबल्स हैं, इन टेबल्स को आप खुद देख लेंगे, क्योंकि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ना ही ये याद रहने वाले हैं, ओके। बट फिर भी आप एक बार इसको देख लेना, क्योंकि कभी कभी स्कूलिश एग्जाम में क्या लेटर, कभी कभी स्कूलिश एग्जाम में क्या होगा कि वो पूछ सकते हैं कि सल्फर का कितना परसेंटेज है। तो आप ये चीज देखिए। तो यहाँ देखिए, ये हमारा अर्थ क्रस्ट का कंसेप्ट है, एंड ये हमारा ह्यूमन बॉडी का कंसेप्ट है। तो जैसे ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में 40, स्क्रीन से ओके। तो ये जो डब्बा देख रहे हो, ओके, तो ये जो डिब्बा है आपका, तो इसको ये सब टॉपिक्स आप खुद पढ़ लेंगे। इस तभी जाके मैं आपको कुछ टॉपिक जो नहीं है पढ़ा सकता हूँ। तो दिस यू कैन रीड ऑन योर ओन। ये आपका अर्थ क्रस्ट वाला है, ये ह्यूमन बॉडी वाला है। देख रहे हो, टाइम भी खत्म हो गया। अब इसलिए अब यहाँ देखिए, जैसे नाइट आपका जैसे का ऑक्सीजन है, अर्थ क्रस्ट में 46% है, बट ह्यूमन बॉडी में 65% है, ठीक है। तो इस तरह से आपका कोई चीज है, सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में 27% है, और हमारे बॉडी में नेग्लिजिबल है। तो ये सब क्वेश्चंस आ जाता है, ओके। बिकॉज जैसे नाइट्रोजन आपका क्रस्ट में, एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है, बट क्रस्ट में वेरी लिटिल होता है, ओके। बट आपका ह्यूमन बॉडी में 3.3% है। कहाँ है? डीएनए में है, प्रोटीन्स में है, ठीक है। तो इस तरह से जो थोड़ा सा ऑड वन है उसको आप याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये एक टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से एक और ये टेबल दिया हुआ है, फाइन। तो लिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यूज, तो ये हमें मालूम है, बस आप उसको देख लेंगे एक बार, ठीक है। सो जस्ट आई एम टेकिंग स्नैप्स सो दैट आपको ये याद रहे, ओके। सो ये आपको याद रखना है। तो तब जाके अब हम लोग आगे जो मेन टॉपिक पढ़ेंगे ना, प्रॉब्लम ऑफ एनसीईआरटी बुक इज, उसने बायोकेमिस्ट्री की ले ली है, तो हम लोग को बायोकेमिस्ट्री पूरा जीरो से बेसिकली पढ़ना पड़ेगा। वेरी वेरी इम्पॉसिबल कि मैं आपको उतना पढ़ा सकूं,
बट फिर भी जितना A to Z बेसिक्स है मैं पढ़ा दूंगा। स्ट्रक्चर आपको खुद करने पड़ेंगे, उतना बनाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। So that is why we will start our topic, that is carbohydrates. तो ये हमारा फर्स्ट बायोमोलिक्यूल है, तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। नाउ ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका जो ओल्ड डेफिनेशन है, ओके, पहले हमको मिला था क्या, ओल्ड डेफिनेशन। सो ओल्ड डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है, सो दीज आर hydrates. Okay, these are Of hydrates of carbon. Okay, क्योंकि ऐसा क्यों बोला गया, बिकॉज अगर आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल ले लेंगे, तो सपोज यू विल टेक सम एग्जाम्पल्स ऑफ कार्ब्स. ओके, एग्जाम्पल ऑफ कार्ब्स known in the older days. ओके, अगर आप पुराने दिनों में देखेंगे ओल्डर कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें सपोज आ जाएगा ए, क्या आपका आ जाएगा सपोज राइबोज. राइबोज का फॉर्मूला है C5, ओके, H10O5. C5H10O5. उसी तरह आपका जो ग्लूकोज है, ओके, ग्लूकोज है, उसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6. उसी तरह से आपका जो गैलेक्टोज है, ओके, उसका C6. फॉर्मूला है C6H12. ये C6 सेम है फॉर्मूला, है कि नहीं। तो इस तरह से फॉर्मूला है। उसी तरह हमारा जो फ्रुक्टोज है, ओके, फ्रुक्टोज है, उसका भी यही फॉर्मूला है। तो अगर इन सारे को हम एक समराइज करते हैं, ओके, तो इफ यू समराइज दिस, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या निकल रहा है, तो जनरल फॉर्मूला जो है, तो इसमें कौन सा जनरल फॉर्मूला आ रहा है, तो इसमें जनरल फॉर्मूला आ रहा है सी, नहीं, आई विल नॉट टेल XY बिकॉज दैट इज गिवन इन योर बुक, बट मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे पास तो सारे सेम है, H2ON. ओके, केमिस्ट्री बुक में लिखा होता है CXH2OY, बट हम तो क्या देख रहे हैं, हम जो है उसी का जनरल करेंगे ना, हमारा X Yes, इज इक्वल टू Y, इसलिए वी विल टेक दिस जनरल फॉर्मूला। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है, ये वाटर है तो वाटर से बन गया हाइड्रेट्स, एंड ये क्या बन गया, ऑफ कार्बन। तो समझ रहे हो, तो नाम कैसे पड़ा, तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इससे नाम पड़ गया, ठीक है। बट ओके, but later compounds which were discovered, but many later compounds which were discovered were not Following this obeying formula. these formulas. क्यों, बिकॉज पॉलीमर्स जो हैं, ओके, पॉलीमराइजेशन रिजल्ट्स इन डिहाइड्रेशन, ओके, तो पॉलीमराइजेशन रिजल्ट्स इन डिहाइड्रेशन, 1H2O पर बॉन्ड फॉर्म, ओके। तो बायोलॉजी में
आप जो पॉलीमराइजेशन करोगे हर बॉन्ड पे एक पानी का मॉलिक्यूल आउट होगा। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि कभी भी ये आपका नहीं दिखाएगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल डाइसैकराइड्स ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला है क्या? माल्टोज। सो उसका फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। ओके, तो समझ रहे हो? तो माल्टोज का फॉर्मूला है C12H22O11 instead of C12H24O12। तो समझ रहे हो? तो जहां फॉर्मूला आपका ये होना चाहिए था, ये आपका इस तरह का हो गया। क्यों ऐसा हो गया? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर। तो इसीलिए ओल्ड Dehydration. डेफिनेशन का प्रेजेंट स्टेटस क्या है? प्रेजेंट स्टेटस इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो आज के डेट पे फॉर्मूला रिजेक्ट हो गया है। तो अब हम लोग नया डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन आप मुझसे नहीं पूछोगे। ठीक है, सो द न्यू डेफिनेशन इज these are optically active, okay, polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones. Ketones. Okay, these Ketones, are yes. optically active polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones. तो बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या आया? इसमें प्रॉब्लम ये आया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए आपको सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, वाटर में डिसॉल्व होना पड़ेगा। बट जो लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स है ये डिसॉल्व नहीं होता है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला में डेफिनेशन में सूट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इसको हमने ऐड कर दिया और which show optical activity after hydrolysis। समझ रहे हो? तो ये आपका है न्यू डेफिनेशन। ठीक है, तो ये आपका न्यू डेफिनेशन है। तो ये क्या कहता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको घोष लेंगे। ओके, सो ये आपका केमिस्ट्री बुक में भी मिल जाएगा, क्लास 12 का। सी ऑल ऑफ यू विल रेफर, मैं इधर लिख दे रहा हूं आपका रेफरेंस, उसको अभी इसमें लिखने का कोई टेंशन नहीं है मेरे को। रेफरेंस बुक आपका क्या है? दिस इज क्लास 12 NCERT केमिस्ट्री पार्ट 2। ठीक है, तो आप लोग